नाजरीन, इंस्पायर बुक रिव्यू के आज के सेशन में खुशामदीद। मेरा नाम रुबीना नूरुद्दीन है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक प्रेजेंट करने वाली हूँ। इस बुक का नाम द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है और इसकी ऑथर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग है। वैसे तो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग को किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिसमें द केस फॉर गॉड और अ हिस्ट्री ऑफ गॉड शामिल है। आर्मस्ट्रॉन्ग का फोकस रिलीजियस स्टडी रहा है। उन्होंने डिटेल के साथ बहुत से रिलीजन को स्टडी किया है। इन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए लोगों तक इंसानी ज़िंदगी में मज़हब की इम्पोर्टेंस और डिफरेंट मज़ाहब के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट किया है। इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट लिखते हैं दैट शी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रोलिफिक हिस्टोरियन। ये किताब द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लोडेड है विद हिस्टोरिकल डिटेल्स। इसमें 900 टू 200 BCE का अरसा कवर किया गया है, जिसमें इसने मुख्तलिफ हिस्सों में इवॉल्व होने वाले रिलीजन्स को डिस्कस किया है, जिसमें डाओइज़म, कन्फ्यूशियनिज्म चाइना में, मोनोथीइज्म इन इज़राइल, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म इंडिया में और फिलोसफिकल रैशनलिज्म ग्रीक में शामिल है। इस किताब में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत ही डिटेल्स के साथ इन 4 खित्तों में हुई जाने वाली रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल एवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया है। इस किताब में 10 चैप्टर्स है, जिसमें इस दौर में होने वाले एवोल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ बताया गया है, जिसमें रिचुअल, केनोसिस यानी कि एम्प्टिंग, नॉलेज, सफरिंग, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स की रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस किया गया है। ये किताब अपने रीडर्स को ये समझने में मदद करती है कि किस तरह डाओइज़म, कॉन्फ्यूशियनिज्म, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म अपने इनिशियल फॉर्म से इवॉल्व होकर आज भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए रेलेवेंस और मीनिंगफुल है। ये किताब हिस्ट्री के उस टाइम पीरियड के बारे में बात करती है जिसे जर्मन फिलोसोफर कार्ल जेस्पर ने एक्साइल एज स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया है। ये 8th सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी का वक्त है, जब दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में सिग्निफिकेंट रेट पर फिलोसफिकल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई। ये वही वक्त है जब हमारे पास बुद्धा, सोक्रेटिस, जेरेमाया जैसी पर्सनालिटीज़ का जन्म हुआ। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही वक्त क्यों चूज़ किया? What is so important in this time period? इस बुक का पर्पस रीडर्स को सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स प्रोवाइड करना नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक्साइल एज में होने वाली डेवलपमेंट्स को 21st सेंचुरी में होने वाली चेंजेस से रिलेट करने की कोशिश की है और इस बात पे जोर दिया है कि जो टीचिंग्स एक्साइल एज में दी गई है उसी टीचिंग्स को आज 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ यही, उसने इस बात पे भी जोर दिया है कि किस तरह उस दौर के सेजेस ने एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की शुरुआत की, जो कि शायद आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि एक्साइल एज और 21st सेंचुरी दोनों में सिमिलर है? चले, इसके बारे में जानने से पहले हम एक कहानी पे गौर करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो सदर्न रशिया में रहते थे। आर्यंस एक कौम का नाम है जिसका मतलब ऑनरेबल या नोबल के हैं। ये एक बहुत ही क्लोज नेटेड ट्राइबल सिस्टम का पार्ट है। ये वही कौम है जो आगे जाके माइग्रेट होते सब कॉन्टिनेंट और ईरान की तरफ, और वो अपने साथ अपने वैदिक कल्चर और टेक्स्ट को लेके जाते। इन्हीं की वजह से हिंदुइज्म की बुनियाद रखी गई थी। हम बात कर रहे 1600 टू 900 BCE का, जो कि एक प्री एक्साइल एज है। इस वक्त को एलैबोरेट करते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग बताती है कि ये वो वक्त था जब लोगों ने हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट नहीं किया था। फार्मिंग भी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। इसका मतलब ये है कि लोगों की आमदोरफ्त बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। आर्यंस मल्टीपल गॉड्स को मानते थे। वो उन्हें देवास या अमृता कहकर पुकारते थे। इनके मुताबिक ये दुनिया एक ऑर्डर के हिसाब से चलती है, जिसे वो रीता या आशा कहते थे। इनके लिए अल्फाज और साउंड बहुत ज़्यादा मैटर करते थे।
इनके रिलीजियस हिम्स इनके लिए जरिया थे कि वो कनेक्ट हो सके अपने देवास या अमृता से। इंसानी और हैवानी जिंदगियों का बहुत ही ज़्यादा मोल था। ये बिला वजह किसी भी जानवर का सेक्रीफाइस नहीं करते थे, ना ही किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाते थे। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी इस दौर की वो थी इंटेलेक्चुअल परसूट्स। इवन दो ये वो वक्त था जब ओरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा कॉमन था, मगर फिर भी इन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल परसूट्स को नहीं रोका। इस दौर में भी लोगों ने डिफरेंट रिलीजियस थ्योरीज, फिलॉसफीज और आइडियाज़ को डेवलप करना शुरू किया। आर्यंस और उनके अलावा बहुत सी कौमों ने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की और अपने इस दुनिया में आने के पर्पस से लेकर इस दुनिया के बनाए जाने के पर्पस की खोज में मसरूफ रहे। आर्यंस के लिए सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा मैटर करता था, बिकॉज इनके लिए सेक्रीफाइस की ही वजह से ये दुनिया वजूद में आई। आर्मस्ट्रॉन्ग इसको एलैबोरेट करते हुए अपनी किताब में लिखती है कि द आर्यंस बिलीव दैट द यूनिवर्स itself had originated in sacrificial offering. In the beginning, it was said, the gods working in obedience to the divine order had brought forth the world in 7 stages. First, they created the sky, which was made of stone, like a huge round shell. Then, the earth, which rested like a flat dish upon the water that had collected in the base of the shell. In the center of the earth, the gods placed 3 living creatures, a plant, a bull, and a man. Finally, they produced Agni, the fire. But at first, everything was static and lifeless. It was not until the gods performed a triple sacrifice, crushing the plant and killing the bull and the man, that wood became animated. आर्यंस का मानना ये था कि दुनिया जब वजूद में आई तब वो स्टैटिक थी, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, मगर जब उन्होंने प्लांट को क्रश किया, बुल और इंसान की बलि दी, तब जाके ये यूनिवर्स, ये जो दुनिया है, ये मोशन में आई। इनके लिए रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते थे। ये भी इनके लिए एक जरिया थे अपने देवताओं से और अपने अमृताओं से कनेक्ट होने का। इस कहानी से हमें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इंसान एक मीनिंग सीकिंग क्रिएचर है और हम हर काम के अंदर सिग्निफिकेंस और वैल्यूज़ को सर्च करते हैं। जहाँ आर्यंस के लिए वो मीनिंग और पर्पस उनके रिलीजियस रिचुअल्स, हिम्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, वहीं आज के दौर में हमारे लिए रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग शेयर करती है कि ये रिलीजियस आइडियाज़, बिलीव्स और ट्रेडिशंस इंसान के लिए आज के दौर में बेमायनी हो गए हैं, और अगर वो रिलीजन्स की तरफ नहीं जा सकते हैं मीनिंग सीख करने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे। आज के दौर में लोग स्पिरिचुअल एक्सटेसिटी को हासिल करने के लिए डिफरेंट ज़राए ढूंढते हैं, जिसमें म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर और ड्रग्स भी शामिल है। मगर इन सब का क्या सॉल्यूशन है? चले हम अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। बहुत जल्द आर्यन सब न्यू टेक्नोलॉजी से मुतारिफ होते हैं। वो चैरियट्स और वेपन्स बनाना सीखते हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के ज़रिए वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मगर इन्हीं सब डेवलपमेंट्स ने उन्हें लालची भी बना दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के अंदर लूटमारी शुरू कर दी। मार धार तो रोज़ का मामला हो गया था। ये वो वक्त था जब लोगों ने लॉर्ड इंद्रा, जो कि उनके एक वॉरियर गॉड थे, उनसे कनेक्ट होना शुरू कर दिया था। इन्हें लगता था कि दुनियावी जंगें उनके लिए हेवनली जंगें हैं। उन्हें ये महसूस होता था कि जब वो मार धार या जंगों में मुलविस होते हैं तो वो शायद लॉर्ड इंदिरा की तरफ से इस दुनिया में लड़ रहे हैं। अब लोग हिंसा यानी कि वॉयलेंस से अट्रैक्ट होने लगे। रिचुअल्स के दौरान भी हम देखते हैं कि जानवरों के जानवर ज़िबा किए जाने लगे। आर्मस्ट्रॉन्ग मेंशन करती है कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि जानवर बस ऐसे ही पड़े रह जाते थे और उन्हें कोई भी जो है वो यूज़ नहीं करता था।
रिचुअल्स के दौरान वायलेंस भी बढ़ गया। लोग एक दूसरे को चैलेंज करते थे, वो भी ब्रूटल वॉर्स के लिए। हम देखते हैं कि हर जगह वायलेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका था। मैंने कहानी के स्टार्ट में आपसे सवाल किया था कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि 21st सेंचुरीज और एग्जाइल एज के दरमियान सिमिलर है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऑब्जर्व किया कि इवन दो हम 21st सेंचुरी का पार्ट तो है, जहाँ बहुत सी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो रही है, वहीं वायलेंस मिसाली तौर पर बढ़ चुका है। इन डेवलपमेंट्स ने हमारी जिंदगियों को आसान तो बना दिया है, मगर उसी के साथ साथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियतों को भी बढ़ावा दे दिया है। जहाँ एक वक्त था कि हम अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत करते थे, वहीं आज वही एनवायरनमेंट हमारे लिए रिसोर्स बन गया है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी को हम इग्नोर कर बैठे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग अपने रीडर्स का ध्यान इस वजह से एग्जाइल एज की तरफ मुतवज्जा कर रही है क्योंकि उसका मानना है कि इस दौर में हुई जाने वाली डेवलपमेंट्स और आइडियाज इस दौर के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। चले इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इस सोसाइटी में हम एक सेज यानी कि रिलीजियस फिगर को उभरते हुए देखते हैं जिनका नाम ज़ोरास्टर था। जी हाँ, ये वही ज़ोरास्टर है जिनसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म की बुनियाद रखी गई। ज़ोरास्टर अपने इर्द गिर्द में हुए जाने वाली जंगों से तंग आ चुके थे। एक दिन जब वो वॉक पर निकलते हैं तो उन्हें डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। इनका मानना था कि सिर्फ लॉर्ड मज़दा ही इस सोसाइटी को बचा सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो लॉर्ड मज़दा के वॉरियर बन के अपने आप को प्रेजेंट करें, जिनका पर्पस मार-धाड़ नहीं बल्कि एक पीसफुल, जस्टिफाइड और डिसिप्लिन लाइफ गुजारना हो। ज़ोरास्टर की अंत तक मेहनत के बावजूद हम देखते हैं कि इस सोसाइटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ोरास्टर समझ गए थे कि उनके जीते जी शायद उन्हें ये सोसाइटी डेवलप होते हुए नजर नहीं आएगी जिसका वो विजन कर रहे हैं। 9th सेंचुरी BCE सब कॉन्टिनेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी फेज था। अब लोग तैयार हो चुके थे कि वो एग्जाइल एज स्पिरिचुअलिटी की जर्नी की तरफ गामजन हो। लोगों का रुझान अब फार्मिंग की तरफ बढ़ गया था। वो एक सुकून की जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। इस बदलते वक्त ने हिंदू ऋषिस यानी कि पादरियों को मौका दिया कि वो लोगों की जिंदगियों से वायलेंस को दूर कर दे। पहले तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जो कि वायलेंस को प्रमोट करती थी, जिसमें सेक्रीफाइस शामिल है। बाद में उन्होंने उन रिचुअल्स को भी ख़त्म किया और उन हिम्स को भी ख़त्म किया जो कि वायलेंस को बढ़ाते थे। इन सब को एलिमिनेट करने के बाद उन्होंने लोगों को एक नया तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने लोगों से कहा कि ये नया तरीका परफॉर्म करने के बाद लोग खुद एक सेक्रीफाइजर बन जाते हैं, और जब वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो वो एक इमॉर्टल जिंदगी की तरफ गामजन हो जाते हैं। ये रिचुअल्स ने लोगों को एक नई जिंदगी की उम्मीद दी। फाइनली एग्जाइल एज के सेजेस ने एक रेवोल्यूशनरी लेसन भी दिया। उन्होंने लोगों को इस बात पर मुतवज्जा दिया कि वो अपने सेल्फ पर गौर करें। उन्होंने लोगों से कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब वो अपने इनर सेल्फ को जानने की कोशिश करें। सब कॉन्टिनेंट के सेजेस ने लोगों का ध्यान इनर वर्ल्ड की तरफ मुतवज्जा किया। रिचुअल्स के जरिए उन्होंने लोगों को रिफ्लेक्शन करने की सलाहियत सिखाई और अपने एक्शंस पर गौर करने का कहा। एग्जाइल एज का जन्म वायलेंस से हुआ, मगर आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है कि हमारी 21st सेंचुरी भी अब कुछ उसी मकाम पर आ खड़ी हुई है जहां एक वक्त ये एग्जाइल एज के लोग थे। हमें आज एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की नीड है जो कि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक दोनों जीनियसेस को साथ लेकर चले और हमारी सोसाइटी को इस इग्नोरेंस से बाहर निकाले। ये कहानी तो सिर्फ एक रीजन की थी जिसका नाम यूरो एशिया है।
आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी इस बुक में और भी डिटेल्स के साथ 3 और रीजन्स की स्टोरीज बयान करती है, जिनमें चाइना, ग्रीस और इजराइल शामिल है। बुक के नरेटिव में हर रीजन में 3 स्टेजेस कॉमन नजर आते हैं: पीस, वायलेंस एंड न्यू रिलीजियस थॉट्स, जो कि लोगों की जिंदगी एक क्रिएटिव और फिलोसफिकल थिंकिंग की तरफ गामजन करती है। कैन आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाइल एज को डिफाइन करते हुए कहती है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड intense creativity, spiritual and philosophical geniuses pioneered an entirely new kind of human experience. The exile age was one of the most seminal period of intellectual, philosophical and psychological changes. डेफिनेटली एग्जाइल एज में डेवलप होने वाले ये तमाम रिलीजन्स की टीचिंग्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं थी और ना ही वो एक साथ एक ही वक्त में डेवलप हो रहे थे, मगर उनकी टीचिंग्स में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी जिससे आज भी हम सबक हासिल कर सकते हैं। एग्जाइल एज के सेजेस का मानना ये था कि रिलीजन इज़ ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव। हम शायद ये सोचते हैं कि अगर हमारे किसी पर ईमान है तो हम उस रिलीजन का पार्ट बन जाते हैं, मगर एग्जाइल एज के सेजेस ने ये बताया कि पहले आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की नीड है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को एथिकल वे में कंडक्ट करें, तभी आप उस रिलीजन की स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को हासिल कर सकते हैं। सब सेजेस ने लोगों को कंपैशन, काइंडनेस, सिंपैथी और एम्पैथी के दर्स दिए और ये भी कहा कि ये एटीट्यूड वो सिर्फ अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों तक महदूद ना रखे, बल्कि वो पूरी ह्यूमैनिटी पर इसको इम्प्लीमेंट करे, जिसे आज के दौर में हम कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स कहते हैं। ईगो, कॉन्फ्यूशियस के मुताबिक हर मसले की जड़ इंसानी अना है। लोगों को ग्रेशियस के साथ साथ सेल्फलेस होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस एग्जाइल एज के लोगों के लिए सफरिंग और पेन प्री रिक्विजिट था स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, यानी कि दुनियावी परेशानी, दुख, तकलीफ रूहानी सुकून हासिल करने का जरिया बन गया था। ग्रीक्स का मानना ये था कि बगैर किसी इंसानी लॉस के कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता। बुद्धिस्ट अनत्ता यानी कि नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि ये कि इंसान खुद को भूल के दूसरों की परवाह करना स्टार्ट कर दे। इसी जदोजहद में आर्मस्ट्रॉन्ग मेंशन करती है कि 1970s में एक नई लहर चली जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने मिलिटेंट पाइटी, आसान वर्ड में हम कहते हैं फंडामेंटलिज्म, जो कि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिवाइवल का जरिया बनी। आर्मस्ट्रॉन्ग इस रेवोल्यूशन के हवाले से अपनी राय जाहिर करते हुए 2006 में शिकागो ट्रिब्यूट को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि very often people don't want to be compassionate religious people. They prefer to be right. Rarely do they want to give up their egotism. They often want religion to give them a sense of strong identity. That means they want to be the one and only believers. This short circuits the whole of the religious experience. यानी अगर हम सिर्फ अपने आप को सही और दूसरों को गलत कहेंगे तो शायद हमारे लिए वो एग्जाइल एज का पीरियड कभी आएगा ही नहीं। हम अपने ईगो को तो सेटिस्फाई कर ही देंगे, मगर कभी हम आपस में जुड़ेंगे नहीं। एग्जाइल एज के सेजेस ने इन रिलीजियस आइडियाज़ को फंडामेंटल आइडियाज़ से बहुत ही मुख्तलिफ तौर पर डिफाइन किया था। किस तरह हम किसी सेलिब्रिटी या एक्टर से बहुत ज़्यादा मुतासर होकर उसके तौर तरीके और एटीट्यूड को रेप्लिका करने की कोशिश करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग इस बुक में एग्जाइल एज को एक सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की है और उम्मीद रखती है कि शायद हम इससे इंस्पायर्ड होकर अपनी आज की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। रिसर्चर्स का मानना यह है कि एग्जाइल एज के सेजेस ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कॉग्निटिव थिंकिंग के अंदर चेंजेस लाकर कर सके, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को रिफ्लेक्शन करने की और क्रिटिकल थिंकिंग करने की सलाहियत प्रोवाइड की। मगर निकोलस बॉमार्ड, अलेक्जेंडर हैफर एंड पास्कल बॉयर अपनी स्टडी में इसे एक रिवॉर्ड सिस्टम का नाम देते हैं। वो मैक्स वेबर की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एग्जाइल एज के सेजेस की
बारे में बताते हैं कि उन्होंने शायद लोगों का ध्यान दिस वर्ल्डली यानी कि शॉर्ट टर्म मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड से हटाकर अदर वर्ल्डली यानी कि स्पिरिचुअल और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ जानिब किया। शायद इसी वजह से एग्जाइल एज के लेटेस्ट स्टेजेस में हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की शुरुआत देखते हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने इस बुक रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। अब तक के नरेटिव में जिसमें हमने आर्यन की स्टोरी पे गौर किया, हम देखते हैं कि वो आर्यंस अपनी ज़िंदगी को बहुत अमन से गुजार रहे थे, बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन सडनली ड्यू टू चेंजेस उन्होंने वायलेंस को अपनाना शुरू किया। उनकी सोसाइटी में वायलेंस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मारधार शुरू हो गई। एंड देन हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगियों पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया और वहाँ से हम देखते हैं कि एक सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है टूवर्ड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जिसे एग्जाइल एज स्पिरिचुअलिटी कहा गया। डू यू थिंक कि हमारी 21st सेंचुरी को इस एग्जाइल एज स्पिरिचुअलिटी की नीड है? क्या हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे एग्जाइल एज से पहले वाले लोग मौजूद थे? डू यू रियली थिंक कि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी गौर करने की नीड है, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें? और यही मैसेज हमें ये बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही है। इस बुक रिव्यू को एंड करने से पहले एक छोटी सी पोएम प्रेजेंट करना चाहूँगी, जो कि एक बुद्धिस्ट ने लिखी है। लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, वीक और स्ट्रॉन्ग, of high, middle or low state, small or great, visible or invisible, near or far away, alive or still to be born, may they all be perfectly happy. Let nobody lie to anybody or despise any single being anywhere. May nobody wish harm to any single creature out of anger or hatred. Let us cherish all creatures as a mother her only child. May our living thoughts fill the world above, below, across, without limit. A boundless goodwill towards the whole world, unrestricted, free of hatred and enmity. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का बुक रिव्यू पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।